तो इस वीडियो में हम समझते हैं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के बीच क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो स्टैटिस्टिकल लर्निंग में प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो बेसिकली दो ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक सुपरवाइज लर्निंग और दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग। तो सबसे पहले हम सुपरवाइज लर्निंग को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जब भी हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं ना, तो हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल होती है। एक हमारा प्रेडिक्टर मेजरमेंट एक्स आई, मतलब इनपुट वेरिएबल्स, और दूसरा मतलब रिस्पॉन्स मेजरमेंट वाई आई। अगर आपको याद हो, अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स देखे, वो एडवर्टाइजिंग डेटा सेट या इनकम डेटा सेट, वो हमारे सुपरवाइज लर्निंग के एग्जांपल्स है, क्योंकि हमें हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में प्रेडिक्टर्स और रिस्पॉन्स दोनों मिले थे। और उस ट्रेनिंग डेटा सेट के बेसिस पे हमें हमारा मॉडल फिट करना होता है, या हम हमारे एफ का एस्टिमेट करते। और हम ये मॉडल कुछ इस तरीके से फिट करते जो हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई आई है वो प्रेडिक्टर वेरिएबल एक्स आई से रिलेट करे। और दूसरी बात, मतलब ये मैं आपको मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि हम ऐप का एस्टिमेट या मॉडल फिट क्यों करते। बेसिकली वो दो ही रीजंस के लिए करते हैं, एक प्रेडिक्शन और दूसरा इन्फरेंस। प्रेडिक्शन में हम वाई के फ्यूचर वैल्यूज प्रेडिक्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस, और इन्फरेंस में हम रिलेशनशिप देखना चाहेंगे बिटवीन हमारा इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल, मतलब प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स। अभी आपके सामने ये जो प्लॉट है, ये है एडवर्टाइजिंग डेटा सेट। ये है एक सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल। अगर आप यहाँ पे देखें, जो तीनों स्कैटर प्लॉट के हमारे एक्स एक्सिस है, वो है हमारे प्रेडिक्टर्स, मतलब एडवर्टाइजिंग बजट्स। और उनके रिस्पेक्टिव वाई एक्सिस अगर आप देखोगे तो वह है हमारा रिस्पॉन्स, मतलब सेल्स। और वो जो रेड डॉट्स है ना, वही है हमारा ट्रेनिंग डेटा। ब्लू लाइन यहाँ पे बता रही है रिग्रेशन लाइन, यही हमारा ऐप है, या कह लीजिए वही हमारा मॉडल है जो हमने उस ट्रेनिंग डेटा सेट के बेसिस पे एस्टिमेट किया है। ये ब्लू रिग्रेशन लाइन फिट करने के लिए हमने लीनियर रिग्रेशन का यूज़ किया था। सुपरवाइज लर्निंग के कुछ और मेथड्स के एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हो गए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जनरलाइज एडिटिव मॉडल्स, बूस्टिंग या सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। अगर आप इन मेथड से कभी भी आपका एफ एस्टिमेट करना चाहोगे या मॉडल फिट करना चाहोगे ट्रेनिंग डेटा सेट पे, तो ट्रेनिंग डेटा सेट में आपको प्रेडिक्टर्स और रिस्पॉन्स दोनों चाहिए होंगे, तो ही जाके आप इन मेथड से आपका मॉडल फिट कर सकोगे। अब अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में थोड़ी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि अनसुपरवाइज लर्निंग के केस में हमारे पास प्रेडिक्टर मेजरमेंट एक्स आई तो होता है, पर उससे एसोसिएटेड कोई रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई आई नहीं होता। मतलब हमारे पास ऐसा कोई रिस्पॉन्स वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल नहीं होता जिसे हम प्रेडिक्ट कर सके। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अनसुपरवाइज इसके लिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई रिस्पॉन्स वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल नहीं होता जो हमारे एनालिसिस को सुपरवाइज कर सके। यहाँ पे सुपरवाइज करने का मतलब, हम जब भी ट्रेनिंग डेटा सेट के बेसिस पे हमारा मॉडल फिट करेंगे या कह लीजिए ऐप को एस्टिमेट करेंगे, तो हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में ऐसा कोई रिस्पॉन्स वेरिएबल नहीं है जो इस पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज कर सके, मतलब बता सके कि इस एनालिसिस के वक्त ये जो प्रेडिक्शन हुआ है ये कितना सही है और कितना गलत है। अभी अनसुपरवाइज लर्निंग के केस में आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल है ही नहीं तो हम डेटा को एनालाइज कैसे करें। तो बेसिकली हम अनसुपरवाइज लर्निंग में ये ट्राई करेंगे कि हमारे जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है उनके बीच में, या जो हमारे डिफरेंट प्रेडिक्टर्स है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या, ये देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन या प्रेडिक्टर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप है, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम रिस्पॉन्स और प्रेडिक्टर्स के बीच में कोई रिलेशनशिप देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो गया हमारा इन्फरेंस का केस। दूसरा आप पूछ सकते हो कि अनसुपरवाइज लर्निंग में हम कौन सी अप्रोच लेते हैं, हम कौन सी मेथड्स यूज करते हैं हमारा ऐप एस्टिमेट करने के लिए या मॉडल फिट करने के लिए। तो हम इस केस में यूज करते हैं क्लस्टर एनालिसिस और क्लस्टरिंग। क्लस्टर एनालिसिस में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है वो डिस्टिंक्ट ग्रुप में सेपरेट हो सकते हैं क्या, या वो डिस्टिंक्ट ग्रुप में लाई करते हैं क्या, ये हम क्लस्टर एनालिसिस में समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने ये जो प्लॉट है ये अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल है। इस फिगर में 150 ऑब्जर्वेशंस है जिनके मेजरमेंट्स दो वेरिएबल्स है x1 और x2। अगर आप ध्यान से देखें तो x और y एक्सिस पे दोनों जगह अब यहाँ पे प्रेडिक्टर्स है, यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। यही होता है अनसुपरवाइज लर्निंग में। और अगर आप यहाँ पे देखो तो हर ऑब्जर्वेशन एक डिस्टिंक्ट ग्रुप का मेंबर है। हमने हर ग्रुप को अलग अलग कलर और सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे ब्लू में ट्रायंगल्स है, ऑरेंज में सर्कल्स है और ग्रीन में क्रॉसेस है। और आप ये भी ध्यान रखें
कि जब भी आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे काम करते हो ना, तो ये ग्रुप का डिस्टिंक्शन आपको पता नहीं रहता। यही आपको ढूंढना होता है अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा को एनालाइज करके। अब सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड पैनल देखें। लेफ्ट हैंड पैनल में ग्रुप्स काफ़ी वेल सेपरेटेड है, तो क्लस्टरिंग रिलेटिवली ईजी हो सकती है। जब भी हम लेफ्ट हैंड पैनल वाले डेटा पे क्लस्टरिंग मेथड्स यूज करेंगे, तो मेथड्स को आसानी जाएंगी वहाँ पे क्लस्टरिंग करने में। अब आप राइट हैंड वाले पैनल में आ जाइए, जहाँ ग्रुप्स के बीच ओवरलैप है। यहाँ क्लस्टरिंग मॉडल के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि ओवरलैपिंग पॉइंट्स को सही ग्रुप असाइन करना मुश्किल होगा। जो कि यहाँ पे पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो उनको 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में सेपरेट करना हमारे क्लस्टरिंग मेथड के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बाउंड्री है ना तीनों ग्रुप्स के बीच, वो वेल डिफाइन नहीं दिख रही है, वो वहाँ पे क्लियर कट नहीं दिख रही है। इसीलिए क्लस्टरिंग मेथड्स को यहाँ पे एफ एस्टिमेट करने के लिए बहुत चैलेंजेस आएंगे। अब आपका एक सवाल हो सकता है, क्या हम क्लस्टरिंग ऐसे ही स्कैटर प्लॉट के थ्रू करते हैं? नहीं, क्योंकि जब वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तब स्कैटर प्लॉट से क्लस्टर को आइडेंटिफाई करना किसी भी ह्यूमन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास पी वेरिएबल्स है ना, पी प्रेडिक्टर्स है, तो पता है आपको पी इंटू पी माइनस वन बाई टू इतने स्कैटर प्लॉट्स क्रिएट हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 प्रेडिक्टर्स है। अगर इस फॉर्मूला में आप पी की वैल्यू 2 इनपुट करोगे ना, तो वो इवेल्यूट होगा 1 को, मतलब 2 प्रेडिक्टर्स के लिए एक स्कैटर प्लॉट बनेगा। पर जैसे ही प्रेडिक्टर यहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं, पी की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, तो किसी भी ह्यूमन के लिए वो जो स्कैटर प्लॉट्स बनेंगे, वो इवेल्युएट करना, वो एनालाइज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए हम ऑटोमेटेड क्लस्टरिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिससे ये आसान हो जाता है, ना कि हमेशा स्कैटर प्लॉट ही यूज़ करते हैं क्लस्टरिंग के लिए। अब सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का डिफरेंस और क्लियर करने के लिए चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर कर लीजिए आपको मार्केट सेगमेंटेशन स्टडी करनी है, और आपके पास ना पोटेंशियल कस्टमर्स के बारे में कई प्रिडिक्टर्स है, जैसे कि उनके जिप कोड क्या है, उनकी फैमिली इनकम क्या है, उनकी शॉपिंग हैबिट्स क्या है, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स है। और आपको एक मार्केट सेगमेंटेशन स्टडी करनी है इन वेरिएबल्स के बेसिस पे आपके डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के लिए। हमारा हाइपोथेसिस हो सकता है कि कस्टमर अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है, जैसे कि कोई बिग स्पेंडर है और कोई लो स्पेंडर है। अगर हमारे पास उन कस्टमर की स्पेंडिंग इन्फॉर्मेशन होती, तो हम सुपरवाइज एनालिसिस कर सकते थे। लेकिन आप कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ हमारे पास स्पेंडिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी कस्टमर के लिए स्पेंडिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्लस्टरिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, ताकि हम कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सके और देख सके उन प्रिडिक्टर्स के बेसिस पे कि कौन से कस्टमर लो स्पेंडर्स है और कौन से कस्टमर हाई स्पेंडर्स है। देखिए, शुरुआत में मैं आपको बताया था, जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं ऐप एस्टिमेट करने के लिए, वो एक तो सुपरवाइज लर्निंग के अंडर आती है या तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंडर आती है। पर यहाँ पे कभी कभी एक तीसरी केस भी होती है, वो तीसरी केस होती है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अब इसमें क्या होता है, कंसिडर कर लीजिए आपके पास एन ऑब्जर्वेशन है, और उन एन ऑब्जर्वेशन में कुछ एम ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जिनके लिए आपके पास प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स दोनों है। और एम जो है ना यहाँ पे, वो एन से छोटा ही होगा, मतलब एम एक सबसेट होगा एन का। और बाकी जो एन माइनस एम ऑब्जर्वेशन है ना, उनके लिए आपके पास बस प्रिडिक्टर्स है, उनके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और यही सिनेरियो आता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंडर। तो ऐसे सिनेरियो के लिए हम एक ऐसी लर्निंग मेथड यूज करते जिसमें एम ऑब्जर्वेशन जो प्रिडिक्टर और रिस्पॉन्स दोनों के साथ है, उन्हें इनकॉर्पोरेट करते, और बाकी जो एन माइनस एम ऑब्जर्वेशन है जिनमें सिर्फ प्रिडिक्टर्स है, रिस्पॉन्स नहीं है, उन्हें भी इंक्लूड करते। और इस तरह के प्रॉब्लम्स को हैंडल करते वक्त दोनों सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग का कॉम्बिनेशन काम आता है। फाइनली मैं आपको इस पूरे वीडियो का टेक अवे बताऊं, तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स दोनों होते हैं, पर अनसुपरवाइज के केस में बस हमारे पास प्रेडिक्टर्स होते हैं। अनसुपरवाइज के केस में हम जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो प्रेडिक्टर्स होते हैं, उनके बीच कोई रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करते, उन्हें डिफरेंट या डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में असाइन करने की कोशिश करते। बचा हमारे पास सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस के लिए रिस्पॉन्स और प्रेडिक्टर दोनों होते हैं, और कुछ के लिए सिर्फ प्रेडिक्टर्स ही होते हैं।